तो उत्प्रेरण के अभिलक्षण या उत्प्रेरक की विशेषताएं, इस आर्टिकल में हम पिछली क्लास पे कुछ हेडिंगों को पढ़ चुके थे और कुछ अभी भी ऐसे हेडिंग अवेलेबल है हमारे पास जो उत्प्रेरक के लक्षण बताते हैं या उत्प्रेरक की विशेषता को बताते हैं। उत्प्रेरक की अगली विशेषता को पढ़ते हैं, लिखता है उत्प्रेरक साम्यावस्था को प्रभावित नहीं करता। कहता है कि अब उत्प्रेरक जो होता है वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा सकता है, लेकिन वो साम्यावस्था पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। अब सबसे पहले सोचने वाली बात है, साम्यावस्था कौन सी अभिक्रियाओं में उत्पन्न होती है? तो बेटा अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया ऐसी है जिसमें अभिकारक से उत्पाद को बनाया जा सकता है और उत्पाद से पुनः अभिकारक को बनाया जा सकता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। और उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अगर आप उत्प्रेरक डाल देते हो, मैंने मान लिया है कि मैंने X नाम का इसमें से उत्प्रेरक डाल दिया, तो उत्प्रेरक डालने पर साम्यावस्था पर कोई प्रभाव क्यों नहीं पड़ता? उसका कारण यह है कि अगर X नामक उत्प्रेरक अभिक्रिया की स्पीड को, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाया गया है, तो होगा क्या? X नाम का उत्प्रेरक अगर A और B के आपस में अभिक्रिया करने की स्पीड को बढ़ाएगा, तो क्योंकि अभिक्रिया पश्चिम दिशा में भी हो रही है, अग्र दिशा में भी हो रही है और पश्चिम दिशा में भी हो रही है, तो अगर अभिक्रिया के अग्र दिशा का वेग बढ़ा देगा उत्प्रेरक, तो उत्प्रेरक अभिक्रिया के पश्चिम दिशा का भी वेग क्या कर देगा? बढ़ा देगा। अभी ध्यान देने वाली बात है, अभिक्रिया के अग्र दिशा में वेग बढ़ने से जो प्रभाव उत्पन्न हुआ, अभिक्रिया के पश्चिम दिशा में वेग बढ़ जाने से वो प्रभाव क्या हो गया? नष्ट हो गया। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि उत्प्रेरक का साम्यावस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। साम्यावस्था पर प्रभाव कब पड़ता? जब उत्प्रेरक केवल एक ही दिशा में अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता। अगर एक ही दिशा में अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता, देखो उसमें इफेक्ट क्या पड़ता। अगर अभिक्रिया का अग्र दिशा में वेग बढ़ाता तो बेटा C और D नाम के पदार्थ अधिक मात्रा में बनते और A और B नामक पदार्थ की मात्रा कैसी हो जाती? कम हो जाती। अब C और D अधिक बन रहे होते, साम्यावस्था पर प्रभाव पड़ जाता। अगर उत्प्रेरक केवल पश्चिम दिशा का वेग बढ़ाता तो फिर कौन से पदार्थ ज्यादा बनते? A और B ज्यादा बनते, C और D कम हो जाता। लेकिन क्योंकि उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अग्र दिशा के साथ साथ पश्चिम दिशा के वेग को भी बढ़ा देता है, दोनों दिशाओं के वेग को बढ़ा देता है, तो उसे होता क्या है? जैसे अग्र दिशा का वेग बढ़ा तो C और D ज्यादा बनने लगे, वैसे शीघ्रता से पश्चिम दिशा का भी वेग बढ़ गया, A और B भी ज्यादा बनने लगे, अर्थात साम्यावस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो अब हमेशा ध्यान रखोगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर तो उत्प्रेरक का प्रभाव पड़ता है, लेकिन साम्यावस्था पर उत्प्रेरक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और साम्यावस्था एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया में ही स्थापित हो सकती है। साम्यावस्था हमेशा उसको स्थापित होने के लिए कैसे अभिक्रिया चाहिए? उत्क्रमणीय, जो दोनों दिशाओं में पूरी हो। और साम्यावस्था स्थापित कब होती है? जब अग्र दिशा का वेग और पश्चिम दिशा का वेग आपस में कैसा हो जाता है? बराबर। तो अगर हम इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक डालेंगे तो अग्र दिशा का वेग बढ़ा तो ये पश्चिम दिशा का भी वेग बढ़ जाएगा, उत्प्रेरक बढ़ा देगा उसको, और दोनों वेग आपस में फिर से कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, और साम्यावस्था पर किसी भी प्रकार का इफेक्ट पड़ने वाला नहीं। मैंने देखो क्या लिख रखा है, लिख रखा है उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, और कौन सी रासायनिक अभिक्रिया जो कैसी है? उत्क्रमणीय है, अर्थात रिवर्सिबल है, दोनों दिशाओं में पूरी होती है, के लिए सक्रियण ऊर्जा के मान को क्या कर देता है? घटा देता है। सक्रियण ऊर्जा के मान को जैसे ही घटाता है, रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अब कहोगे सर जी सक्रियण ऊर्जा क्या होती है? तो एक काम करते हैं, सक्रियण ऊर्जा को थोड़ी देर बाद पढ़ लेते हैं। देखो एक नंबर यहाँ पर लिखा है सक्रियण ऊर्जा पर प्रभाव, तो सक्रियण ऊर्जा को पढ़ लेंगे, लेकिन अभी क्या है, अपनी इतना ध्यान रखते हैं, सक्रियण ऊर्जा के मान को क्या कर देता है? घटा देता है, जिससे अभिक्रिया के अग्र दिशा और पश्चिम दिशा दोनों का वेग बढ़ जाता है। और जैसे दोनों का वेग बढ़ गया तो फिर साम्यावस्था पर किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ने लगा है, तो अतः साम्यावस्था पर कोई परिवर्तन नहीं होता या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट अगर मैं हेडिंग देखता हूं, कहता उत्प्रेरक अभिक्रिया में विशिष्ट होता, अभिक्रिया में विशिष्ट होता है का अर्थ है एक रासायनिक अभिक्रिया के लिए या किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए निश्चित उत्प्रेरक होते हैं। ऐसा नहीं कि चाहे जो रासायनिक अभिक्रिया आपको दे दी जाए, एक ही उत्प्रेरक सब रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए काम कर जाएगा, ऐसा नहीं है। रासायनिक अभिक्रिया अगर अलग अलग है तो उनके लिए अलग अलग उत्प्रेरक भी रहते हैं। एक ही उत्प्रेरक समस्त रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए काम नहीं कर सकता है।
एक निश्चित अभिक्रिया का उत्प्रेरक निश्चित होता है, वही उत्प्रेरक उस रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर सकता है, परिवर्तित, घटा या बढ़ा सकता है। तो मैंने क्या लिख रखा है, कहता है उत्प्रेरक अपने आप में विशिष्ट होता है, एक ही उत्प्रेरक सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरक नहीं कर सकता, अर्थात एक ही उत्प्रेरक सभी रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को घटा बढ़ा नहीं सकता है, हर रासायनिक अभिक्रिया के हिसाब से उसका अलग उत्प्रेरक है। अगला आगे लिखा हुआ है, कहता है अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए अलग अलग उत्प्रेरक प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे रिएक्शन बदल गई हम उसके लिए उत्प्रेरक भी क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। अब कहोगे सर देखो इसको कैसे समझा जाए, तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू क्या समझ सकते हैं बेटा, एग्जाम्पल में से देखो पहला फर्स्ट नंबर पर हमारे पास एक पदार्थ है जिसका नाम है एथेनॉल C2H5OH। बेटा इसको मैंने गर्म किया है, बशर्ते इस बार मैंने Al2O3 के चूर्ण की उपस्थिति ली है। अभी ध्यान देने वाली बात है, Al2O3 के चूर्ण की उपस्थिति ली, इसको गर्म किया तो बेटा पहला पदार्थ बनकर तैयार हुआ C2H4 और दूसरा पदार्थ बनकर तैयार हुआ जल। अब देखो ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर हम एथेनॉल से एथिलीन गैस और जल बनाना चाहेंगे तो हम उत्प्रेरक के रूप में किसको इस्तेमाल करेंगे, Al2O3 को। अभी ध्यान देने वाली बात है बेटा, इसमें से इसका सेकंड पार्ट लिखते हैं। अगर बेटा आपके पास एथेनॉल है और इस पर आप कॉपर की उपस्थिति रखते हो, तो कॉपर की उपस्थिति रखने पर होता क्या, देखो ध्यान से देखते हैं इस चीज को। अगर एथेनॉल को आपको बुरा ना लगे तो एक काम कर लेते हैं, एथेनॉल को ऐसे लिख लें CH2OH, ऐसे क्या होगा, बेटर लगने लगा, अभिक्रिया भी समझ में आएगी। तो बेटा होता क्या है, यहां से H O को लेके अलग हो जाता है, बन जाता है यहां से H2 अलग हो जाता है, एक H यहां से एक H यहां से अलग हो जाएगा तो अलग हो गया H2 और बचता है CH3CHO। अभी देखो विशिष्टता का अर्थ यहीं से भी समझ में आने लगेगा। क्या समझ में आने लगेगा कि जब हमको एथेनॉल को गर्म करते हुए एथिलीन गैस बनानी होती थी या जल बनाना होता था, आप एक काम करते थे, आप Al2O3 को रख देते थे। लेकिन जब आपको एथेनॉल से एसीटैल्डिहाइड बनाना होता है, आप Al2O3 को नहीं रख सकते, आपको किसको रखना पड़ेगा, कॉपर को। इसका मतलब है हर एक प्रकार की अलग रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक भी कैसा होता है, अलग। फिर मैं दोबारा इस बात को रिपीट कर देता हूं कि अगर आप एथिल अल्कोहल से या एथेनॉल से आपको एथिलीन गैस बनानी है तो आप एल्यूमिना नाम का उत्प्रेरक इस्तेमाल करोगे। लेकिन अगर तुमको ऐसा लगता है कि हम एथेनॉल से क्या बनाना चाहते हैं, एसीटैल्डिहाइड, तो हमें उत्प्रेरक क्या करना होगा, बदल देना होगा, क्योंकि अब हमें उत्पाद भी तो अलग चाहिए। तो मैं क्या सोचता हूं, हर एक अभिक्रिया का अपना एक अलग उत्प्रेरक है, विशिष्ट है, उस अभिक्रिया के लिए केवल वही उत्प्रेरक कार्य कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति हमसे ये भी कहता कि सर जी हमें एथेनॉल से एथिलीन बनानी है, लेकिन क्या कॉपर उत्प्रेरक वहां पर काम कर जाएगा, तो हम कहेंगे नहीं, इस अभिक्रिया के लिए कॉपर सुटेबल उत्प्रेरक नहीं है। इस अभिक्रिया के लिए सुटेबल अगर देखा जाए कैटलिस्ट, वो क्या है, एल्यूमिना, Al2O3 कहते हैं। तो इस बात को विशेष ध्यान रखना है कि हर एक रासायनिक अभिक्रिया के लिए अपना एक अलग उत्प्रेरक होता है, वही उत्प्रेरक उस रासायनिक अभिक्रिया के लिए अच्छे प्रोडक्ट और अच्छी मात्रा में प्रोडक्ट दे सकता है। तो हर एक उत्प्रेरक को ऐसा नहीं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया मिल गई, जो मन पाए वो उत्प्रेरक डाल दिया। हर अभिक्रिया के लिए मेरे कहने का मतलब है एक निश्चित उत्प्रेरक है, आप केवल उसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं चलता हूं, कहता है उत्पाद की प्रकृति को प्रभावित नहीं करता। वैसे ऐसा मानना था पहले से कि जो कैटलिस्ट होता है, उत्प्रेरक होता है, वो केवल अभिक्रिया के वेग को घटाता और बढ़ाता है, ऐसा हम लोगों ने भी अभी तक पढ़ रखा है। लेकिन बेटा इस दुनिया में ऐसे भी एग्जाम्पल अवेलेबल हैं जिसमें उत्प्रेरक ने अभिक्रिया की स्पीड को तो चेंज ही किया है, बल्कि बनने वाले पदार्थों को भी चेंज कर दिया है। पहले मैं पढ़ के सुनाता हूं, इसके बाद हम इसको एग्जाम्पल पे देखते हैं। क्या एग्जाम्पल पर देखते हैं, कहता है उत्प्रेरक उत्पाद की प्रकृति को प्रभावित नहीं कर सकता, ऐसा हमारा मानना है पहले। मतलब कहने का अर्थ क्या है, अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया कराई जाएगी, सदैव उत्प्रेरक की उपस्थिति में कौन सा पदार्थ बनेगा, अमोनिया। ऐसा पहले का मानना है कि अगर हमारे पास नाइट्रोजन गैस है
और हमारे पास हाइड्रोजन गैस है और दोनों गैसें आपस में अभिक्रिया करती हैं, Fe नाम का उत्प्रेरक रखते हैं, दोनों अभिक्रिया करती हैं और अभिक्रिया करने के दौरान NH3 अमोनिया गैस बनाती हैं। वैज्ञानिकों ने ऐसा भी मान रखा है कि अगर आप उत्प्रेरक बदल भी दोगे, अगर आप Fe की जगह पे कोई दूसरा उत्प्रेरक रख दोगे जो इस अभिक्रिया के लिए सुटेबल है, लेकिन उत्पाद अगर देखोगे तो उत्पाद हमेशा क्या बनेगा? अमोनिया। अर्थात उत्प्रेरक के बदल जाने पर भी उत्पाद बदलता नहीं। अगर कोई व्यक्ति सोचे सर जी हम इस Fe को हटा के कोई दूसरा उत्प्रेरक रख सकते हैं जिससे अभिक्रिया तेज हो जाए, हम कहेंगे रख दो। क्या उस उत्प्रेरक के रख देने पर अभिक्रिया के वेग तो चेंज होगा, लेकिन बनेगी कौन सी गैस? अमोनिया। उत्प्रेरक जरूर बदल गया लेकिन बनेगी हमेशा अमोनिया गैस बनेगी। वैसे तो ये रूल है, लेकिन उसके बाद मैंने क्या लिख रखा है? चाहे उत्प्रेरक को बदल दिया जाए, आप उत्प्रेरक को Fe की जगह पे कोई दूसरा उत्प्रेरक भी यूज कर दोगे तो भी अमोनिया ही बनेगी। लेकिन परंतु अब इसके कई अपवाद भी क्या हैं? अवेलेबल हैं। अपवाद का मतलब समझते हो? ये नियम ना मानने वाले भी कई कंपोनेंट हैं। देखो मैं लिख के दिखाता हूं कैसे। अगर हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है और बेटा हम इसकी अभिक्रिया करवाते हैं 3H2 से, हाइड्रोजन गैस के 3H2 तो अपना दिमाग में ही ना रखो, निकिल की उपस्थिति में कराते हैं। तो बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस 3H2 से अभिक्रिया करती है और पदार्थ बनाती है CH3OH, बनाती है CH4 प्लस H2O। अभी ध्यान देने वाली बात, हाँ मेथेन गैस बन के तैयार हुई और साथ में बना जल। लेकिन अगर मैं यहीं पे उत्प्रेरक को चेंज कर देता हूं, देखो ध्यान से, CO और मैं H2 की अभिक्रिया करवाता हूं किसकी उपस्थिति में? कॉपर की प्रेजेंस में। तो बेटा इस समय बनकर तैयार होता है HCHO। अभी मैं क्या देखता हूं? फॉर्मेल्डिहाइड। नंबर ऑफ मोल्स पर मत जाएं, मैंने पहले भी बता रखा है कि इंटरमीडिएट कोर्स पे रिएक्शन की बैलेंसिंग मायने नहीं रखती है, लेकिन फिर भी इसको देखेंगे। क्या देखेंगे? ये बैलेंसिंग मायने नहीं रखती तो थोड़ा सा इसको हटा देंगे 2 मिनट के लिए समझने के लिए केवल। ऊपर वाली अभिक्रिया में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की अभिक्रिया हुई, उत्प्रेरक क्या था? निकिल, तो मेथेन गैस और जल बन गया। नीचे वाली अभिक्रिया में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की ही अभिक्रिया हो रही है, बशर्ते मैंने निकिल के स्थान पर किसको रख दिया है? कॉपर को। और जैसे मैंने निकिल के स्थान पे कॉपर को रखा है, क्या बनकर तैयार हुआ है? फॉर्मेल्डिहाइड। इसका मतलब अर्थ क्या है? मैं समझता हूं कि एक बार जैसे आपने उत्प्रेरक को चेंज कर दिया, मैंने और अभिक्रिया में तो कुछ चेंज नहीं दिया, मैंने चेंज क्या किया? केवल कैटलिस्ट को चेंज किया है, और जैसे कैटलिस्ट चेंज हुआ है प्रोडक्ट भी चेंज हो गया है, फॉर्मेल्डिहाइड बनने लगा है। तो वैसे जनरल फॉर्म में ये मानना रहता है कि अभिक्रिया का जो उत्प्रेरक होता है वो अभिक्रिया की स्पीड को बढ़ाता घटाता है, उत्पाद को नहीं बदलता है। लेकिन इस दुनिया में ऐसे भी एग्जाम्पल अवेलेबल हैं जिनमें उत्प्रेरक बदल जाने पर उत्पाद भी क्या हो जाता है? बदल जाता है। अब कहोगे सर जी ये इसमें से 3H2 लिख लेते हैं, इसका कोई प्रभाव पड़ता है? कुछ भी नहीं बेटा। एक बर्तन में कार्बन मोनोऑक्साइड भरी है, हाइड्रोजन गैस भरी है, जितना मन होगा कार्बन मोनोऑक्साइड उतने हाइड्रोजन से विक्रिया करेगी। भाई कार्बन मोनोऑक्साइड का भाई एक बर्तन में क्या भरा हुआ है कि कार्बन मोनोऑक्साइड भी भरी है, हाइड्रोजन गैस भी भरी है। कार्बन मोनोऑक्साइड के पास क्षमता होगी तो वो 1H2 से विक्रिया करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के पास क्षमता होगी 2H2 से करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड की क्षमता है 3H2 से करेगा। मतलब अभिक्रिया में तो आप दोनों पदार्थ बराबर दे रहे हो। तो हमेशा इस बात को समझ करके चलना है, जैसे ही मैं कैटलिस्ट चेंज कर देता हूं उत्पाद भी चेंज हो जाता है। लेकिन ये जो रूल है सेकेंड वाला, ये वाली जो लाइन लिखी है, इसको मैंने इन दो अभिक्रियाओं के द्वारा समझाया है, और जो ये वाली अभिक्रिया है ये बाकी की लाइनों को रिप्रेजेंट करता है। अभी आगे चलते हैं, नेक्स्ट नंबर लिखा है बेटा, अगला नंबर है सूक्ष्म वितरित मात्रा। सूक्ष्म वितरित मात्रा क्या होती है? कहता है किसी उत्प्रेरक को, देखो ऐसा कुछ कहता है, अगर आपके पास इतना बड़ा उत्प्रेरक है आप इसको मत इस्तेमाल में लाओ, इसको यूज में लाओ ही मत। क्या करो, इस उत्प्रेरक को छोटे टुकड़ों में क्या कर दो, तोड़ दो। अच्छा, छोटे टुकड़ों में तोड़ने से होगा क्या? देखो मैं क्या सोचता हूं, अभी ये उत्प्रेरक कितना बड़ा है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लिया आपने। इस उत्प्रेरक को जैसे ही 20 से तोड़ोगे, 20 से टूटे हुए हिस्से में 2 हिस्से में टूटेगा। तो अभी ध्यान देने वाली बात, कुछ ऐसी कंडीशन हुई, ऐसे डस्टर उत्प्रेरक था, 20 से टूट गया तो एक ये सरफेस नया बन गया और एक इसका नया सरफेस बन गया।
अभी मैं सोचता हूं क्या हुआ, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, बढ़ गया। अच्छा, इसका मतलब है किसी बड़े टुकड़े के रूप में उपस्थित उत्प्रेरक को तोड़ने पर पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि जो अंदर की सरफेस है ये भी खुल के कहां गई, बाहर। सोचो इसको और काट दोगे तो और भी नई सरफेस मिल जाएगी, और काट डालोगे तो और भी नई सरफेस मिल जाएगी। आप इसको जितना सूक्ष्म विभाजित करते जाओगे, सूक्ष्म का मतलब छोटे छोटे, विभाजित का मतलब टुकड़ों में तोड़ना, जितने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते जाओगे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल उतना ही क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और ये सभी व्यक्ति जानते हैं कि किसी भी पदार्थ का या उत्प्रेरक का जब पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता है उस पर अधिशोषण भी कैसा होता है, अधिक। और अगर अधिशोषण अधिक होता है तो फिर अभिक्रिया के वेग भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि जो उत्प्रेरक होता है वो अधिशोषण के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। तो एक बार अगर अधिशोषण की मात्रा बढ़ जाती है तो फिर उत्प्रेरक की कार्य क्षमता भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये बात मैंने वहां लिख रखी है। क्या कहता है, विषमांगी उत्प्रेरण में, विषमांगी उत्प्रेरण का मतलब समझ रहे हो ना, जिसमें उत्प्रेरक की अवस्था अभिकारकों से कैसी होगी, अलग, भिन्न होगी। कहता है विषमांगी उत्प्रेरण में यदि ठोस उत्प्रेरक की सूक्ष्म विभाजित अवस्था, ठोस उत्प्रेरक की सूक्ष्म विभाजित अवस्था का मतलब क्या है कि ठोस उत्प्रेरक को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है। विभाजित, सूक्ष्म विभाजित अवस्था में उत्प्रेरक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाने के कारण, मैंने बताया भी, जैसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ोगे पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल के बढ़ जाने के कारण अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अब इसके बाद भी वे तो हमेशा मालूम है कि जब भी कभी किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग में वृद्धि करनी हो, उत्प्रेरक की सहायता से आप उत्प्रेरक को यूज करें, लेकिन उत्प्रेरक को यूज करें तो ज्यादातर किस फॉर्म में हो सके, अगर पाउडर फेस में हो सके, पाउडर के रूप में हो सके, उत्प्रेरक बेस्ट रिजल्ट देता है। बिकॉज पाउडर फेस में उत्प्रेरक की सतह का क्षेत्रफल सबसे अधिक होता है। आपने देखा होगा कभी कभी आपकी तबीयत जब खराब हो जाती है, दवा दी जाती है तो लोग दवा को पाउडर के फॉर्म में पीस देते थे। आप जानते हो क्या हो रहा होता है, उसमें उत्प्रेरक के पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या किया जा रहा होता है, बढ़ाया जा रहा होता है कि उत्प्रेरक के पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। अच्छा, इसमें से एक लाइन और भी लिखी है, तो ध्यान रखो, जब भी दवा आपको मिलेगी टेबलेट, तो उसको अगर आप पीस कर करके यूज में लाओगे तो वो ज्यादा बेटर रिजल्ट देने वाली है ठोस उत्प्रेरक की अपेक्षा, टुकड़े के फॉर्म की अपेक्षा। अभी एक नंबर और लिखा है, कहता है प्लेटिनम का चूर्ण की अपेक्षा कोलाइडी प्लेटिनम अधिक प्रभावी होता है। कहता है अगर आप प्लेटिनम का चूर्ण ले आते हो, उससे अच्छा है कि आप प्लेटिनम का कोलाइडी विलयन ले आओ। कोलाइडी विलयन एक प्रकार का घोल है। कहोगे सर जी इसको बता देते, तो बेटा इसको बताएंगे, जैसे ही उत्प्रेरण का आर्टिकल खत्म होगा हम कोलाइडी विलयन को ही पढ़ने वाले हैं। तो आप इस बात को, कोलाइडी विलयन को अभी एक प्रकार से ऐसा सोच सकते हैं, घोल। तो अगर चूर्ण की अपेक्षा तो प्लेटिनम का कोलाइडी अवस्था में भी अधिक प्रभावी है। तो अब इस बात को मुझे एक बात पता चली, सबसे कम प्रभावी उत्प्रेरक कौन सी अवस्था में होता है, ठोस बड़े टुकड़े के रूप में। उससे ज्यादा उत्प्रेरक स्थायी होता है छोटे टुकड़ों के रूप में, और उससे भी अधिक उत्प्रेरक प्रभावी होता है पाउडर के फेस में, और पाउडर के फेस से भी ज्यादा अधिक प्रभावी होता है कोलाइडी अवस्था में। तभी क्या होता है ना, जब कभी भी आपको तबीयत ज्यादा खराब होती है तो अच्छा रिजल्ट देने के लिए सिरप फिर दे दिए जाते हैं आपको, क्योंकि सिरप का जो घोल है वो कैसी अवस्था में है, कोलाइडी अवस्था में है, और वहां तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और भी अधिक है। क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, उत्प्रेरक अच्छी क्रिया कर सकता है, वहां रिएक्शन का स्पीड तेज रहेगा। तो ये वाली बात देखो आपको समझनी है कि किसी भी पदार्थ की चूर्ण अवस्था से अच्छा है कि पदार्थ ना कहें तो ज्यादा बेटर रहेगा। हालांकि उत्प्रेरक भी पदार्थ है, लेकिन उसको उत्प्रेरक नाम पढ़ें ज्यादा ठीक रहेगा। किसी उत्प्रेरक को चूर्ण की अपेक्षा अगर कोलाइडी फेस में यूज किया जाता है वो ज्यादा बेटर रिजल्ट देने वाला है। अगला नंबर लिखता है, कहता है उत्प्रेरक पर ताप का प्रभाव। देखो एक चीज हम बताएं, हर एक रासायनिक अभिक्रिया के लिए एक निश्चित ताप होता है जिसपे अभिक्रिया सबसे अधिक तीव्र गति से होती है। अगर हम इससे ज्यादा भी टेम्परेचर कर दें तो भी अभिक्रिया का वेग कम हो जाता है, अगर इससे कम भी टेम्परेचर कर दें तो भी अभिक्रिया का वेग धीमा पड़ जाता है। सेम उसी प्रकार उत्प्रेरक का कार्य है अभिक्रिया के वेग को क्या करना, चेंज करना। प्रत्येक उत्प्रेरक के लिए एक निश्चित सुटेबल टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर पर उत्प्रेरक की क्षमता सबसे अधिक है। अब उत्प्रेरक की क्षमता सबसे अधिक का है का इसका अर्थ देखो क्या है। अगर उत्प्रेरक अभिक्रिया की स्पीड को बढ़ा रहा है तो उस सुटेबल टेम्परेचर पर अभिक्रिया की स्पीड को सबसे अधिक बढ़ाएगा। लेकिन अगर उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया की वेग को घटाने के लिए यूज में लाया गया है
तो उस टेम्परेचर पर उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के वेग को सबसे अच्छा घटाएगा। मतलब वहां उसकी उस टेम्परेचर पर उसकी परफॉर्मेंस सबसे कैसी होगी, अधिक। तो जिस टेम्परेचर पर उत्प्रेरक की परफॉर्मेंस सबसे पावरफुल होती है, सबसे अच्छी होती है, उस टेम्परेचर का नाम याद रखना, अनुकूलतम ताप कहते हैं उसको। कभी पूछा अनुकूलतम ताप क्या होता है, तो किसी उत्प्रेरक के लिए वह ताप जिस पर उत्प्रेरक की कार्य क्षमता सबसे अधिक होती है, हम ऐसे टेम्परेचर को क्या कहते हैं, उत्प्रेरक के लिए अनुकूलतम ताप। प्रत्येक उत्प्रेरक के लिए अनुकूलतम ताप अलग अलग है, यह भी सोचने वाली बात है। ऐसा नहीं कि इस दुनिया में जितने भी उत्प्रेरक हैं सबके लिए एक ही अनुकूलतम ताप रहेगा, हर उत्प्रेरक का अपना एक अनुकूलतम ताप है। जैसे मैं एक दो का बता देता हूं। निकल के लिए अनुकूलतम ताप जो है बेटा वो 200 डिग्री सेल्सियस है। 200 डिग्री सेल्सियस टू 300 डिग्री सेल्सियस निकिल उत्प्रेरक के लिए अनुकूलतम ताप है। अब इसका अर्थ क्या है, अगर निकिल को 200 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस के बीच में उत्प्रेरक के तरह यूज में लाया जाता है, निकिल सबसे अच्छा काम करेगा उस समय। अभिक्रिया की स्पीड को अगर बढ़ा रहा होगा तो सबसे तेज कर देगा अभिक्रिया की स्पीड को। क्यों? क्योंकि उस टेम्परेचर पर निकिल की क्षमता सबसे अधिक है। अब लेकिन अभी क्या सोचते हैं, अगर निकिल की क्षमता 200 से 300 है, इसके लिए अनुकूलतम ताप 200 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस। अब हम निकिल उत्प्रेरक के ऊपर से अभिक्रिया करा रहे हैं, लेकिन 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, क्या ये इसका अनुकूलतम ताप है? नहीं, वो तो 200 से 300 था। इस समय अभिक्रिया का वेग निकिल बढ़ाएगा, लेकिन उतने अच्छे परफॉर्मेंस या उतने अच्छे रिजल्ट देने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके हिसाब से अनुकूलतम ताप ही नहीं मिल पाया है। तो प्रत्येक उत्प्रेरक का अपना एक अनुकूलतम ताप होता है, अनुकूलतम ताप पर ही वो उत्प्रेरक सबसे अच्छी क्षमता को दिखा पाता है अपने। तो मैंने लिख भी रखा होगा, उत्प्रेरक की क्षमता एक निश्चित ताप पर सर्वाधिक होती है, सबसे अधिक क्षमता उस निश्चित ताप पर होती है। अब कोई सारी टेम्परेचर लिख देते तो मैंने बताया ना, हर उत्प्रेरक के लिए अपना एक एक अलग टेम्परेचर है। अगर मैं निकिल का लिख देता 200 से 300, बाकी उत्प्रेरकों के अलग अलग होते हैं, तो इसलिए मैंने नहीं लिखा है। बाकी मैंने बता दिया कि जैसे जैसे निकिल के लिए इतना टेम्परेचर होता है, लोहे के लिए बता दें लगभग 500 डिग्री सेल्सियस। लोहे के लिए अगर लोहा उत्प्रेरक के फॉर्म में है, आयरन पाउडर है, तो वहां के लिए 500 डिग्री सेल्सियस एक बेटर टेम्परेचर होता है। कहता है सर्वाधिक होता है, इस ताप को अनुकूलतम ताप भी कहते हैं। देखो इसलिए मैंने इसको लिख रखा था कि इस ताप को क्या कहते हैं, अनुकूलतम ताप। अगर कभी पूछा जाएगा तो आप बता डालोगे उसको। आगे मैं पढ़ के सुनाता हूं। कहता है इससे अधिक या कम ताप पर उत्प्रेरक की क्षमता नष्ट हो जाती है। नष्ट भी हो जाती है, अर्थात उत्प्रेरक वहां काम करना क्या कर देता है, कम कर देता है। वैसे मुझे यहां लिखना चाहिए कि उत्प्रेरक क्षमता कम या नष्ट हो जाती है, लेकिन मैं आपको बताऊं मैंने नष्ट क्यों लिख दिया है, क्योंकि अगर उसको उसके अनुकूल टेम्परेचर नहीं मिला तो उत्प्रेरक अभिक्रिया की स्पीड को बढ़ाने में बिल्कुल भी बहुत ही कम हिस्सा ले पाता है। अर्थात अभिक्रिया की स्पीड को बढ़ाने के लिए बहुत ही कम एनर्जी खर्च करता है, बिल्कुल ना के बराबर। तो मैंने इसीलिए लिख दिया कि नष्ट हो जाती है लगभग क्षमता उसकी। मैं नेक्स्ट नंबर पे पढ़ूंगा। कहता है सक्रियण ऊर्जा के प्रभाव को, तो सक्रियण ऊर्जा के प्रभाव के लिए फिर एक एग्जाम्पल रहेगा और तभी आप सक्रियण ऊर्जा के प्रभाव को समझ पाओगे। बिना एग्जाम्पल के तो हम समझा भी नहीं पाएंगे और तुम समझ भी नहीं पाओगे। देखो ठीक है, स्टार्ट करें। अच्छा ध्यान से देखने वाली बात है, आप लोगों के लिए क्या हुआ, कोई वैकेंसी का फॉर्म निकला हुआ है, वही पुराना वाला एग्जाम्पल, घिसा हुआ एग्जाम्पल, उसको बदल देंगे यार अब। और क्या बार बार वही एग्जाम्पल ठीक नहीं होती, तो भैया उसको एग्जाम्पल को चेंज करेंगे। अभी क्या है कि आप आर्मी की भर्ती देखने गए हैं, आपका फिजिकल हो रहा है, और फिजिकल होने के लिए भी देखो एक कंडीशन है। कहता है कि ऐसा कुछ होता है मुझे याद नहीं, 5 मिनट 40 सेकंड में 1800 मीटर की रेस कंप्लीट करनी, 1600 मीटर की रेस को कंप्लीट करना है। अब ध्यान देने वाली बात है, बच्चे तो बहुत सारे बच्चे गए हैं, फॉर्म भरा उन्होंने रेस में हिस्सा ले लिया है, लेकिन बेटा बच्चे वही पास होंगे जो वो 5 मिनट 40 सेकंड में 1600 मीटर की रेस को क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। और वो भी बच्चे पास हो जाएंगे जो 1600 मीटर की रेस को 5 मिनट 40 सेकंड से पहले पास कर लेंगे या उतनी डिस्टेंस को कवर कर लेंगे। अच्छा सोचो, क्या कोई व्यक्ति जिसकी क्षमता 5 मिनट 40 सेकंड में आने की नहीं है, उसको टाइम ज़्यादा लग जाएगा, या उसको टाइम कब ज़्यादा लगेगा, उसकी क्षमता या उसकी एनर्जी कैसी है, कम, तब तो टाइम ज़्यादा लगेगा। एनर्जी अगर ना होती, एनर्जी अगर उसके पास पर्याप्त होती तो क्या इससे ज़्यादा टाइम लगेगा, नहीं लगेगा। क्योंकि कुछ बच्चे के पास एनर्जी कम है, वो रेस में दौड़ा है, लेकिन वो एक निश्चित समय पर वो नहीं आ पाया है, तो एनर्जी के अभाव में उस व्यक्ति को पास माना नहीं जाएगा,
उसको बाहर कर दिया जाए। सेम यहां अभिकारक अणुओं के लिए भी है। प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया के लिए एक निश्चित सक्रियण ऊर्जा होती है। अगर अभिकारक अणुओं की ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा तक पहुंच पाती है तो फिर अभिकारक अणु पास माने जाते हैं, अर्थात अभिकारक अणु अभिक्रिया कर सकते हैं और उत्पाद को बना सकते हैं। लेकिन अगर अभिकारक अणुओं की ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा से कम है, सक्रियण ऊर्जा अधिक, अभिकारक अणुओं की ऊर्जा कम, इसका मतलब है कि अभिकारक अणुओं की ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा तक नहीं पहुंच पा रही है और ऐसे अणु अभिक्रिया में भाग तो लेते हैं लेकिन रासायनिक अभिक्रिया को पूरा नहीं करा पाते। अब इसके लिए क्या होता है, एक ग्राफ की सहायता से हम इसको अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। इस नंबर को तो पढ़ेंगे लेकिन बाद में सबसे पहले देखेंगे इसका ग्राफ। तो बेटा जैसे हमको ग्राफ बनाना होता है तो ये वाला ग्राफ हमने दो राशियों के बीच बनाया है। पहला समय टाइम और दूसरा बेटा ऊर्जा के मध्य, एनर्जी के मध्य। क्योंकि समय स्वतंत्र राशि है और अणुओं की ऊर्जा समय के आधार पर बदलती है, तो मैं क्या सोचता हूं, एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, टाइम पर। तो टाइम को एक्स अक्ष पर स्थान दिया गया और बेटा क्योंकि एनर्जी समय पर निर्भर करती थी, एनर्जी को हमने कहां स्थान दिया, वाई अक्ष पर। यहां पर वाई अक्ष पर एरो का साइन ऊपर की ओर का मतलब है कि यहां जैसे ऊपर की ओर जाते जाओगे अणुओं की एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, या एनर्जी का मान बढ़ेगा। और बेटा लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, किसका मान बढ़ेगा, टाइम, समय का मान बढ़ेगा। क्योंकि अभिक्रिया के लिए दो चीजें जरूरी हैं, समय और ऊर्जा। अगर समय और ऊर्जा में से एक भी चीज नहीं है किसी अभिक्रिया में, भैया अभिक्रिया को कंप्लीट नहीं माना जा सकता। पहला, समय नहीं अगर मिला तो अभिक्रिया कंप्लीट नहीं, हर एक अभिक्रिया को कंप्लीट होने के लिए समय चाहिए। दूसरा, अगर किसी अभिक्रिया में एनर्जी नहीं है तो अभिक्रिया नहीं होगी। क्योंकि क्लास 9th में मैंने एक बात को पढ़ा था कि कोई भी काम तभी होता है जब एनर्जी का यूज होता है। एनर्जी नहीं, कार्य नहीं। ऊर्जा से ही कार्य है, ऊर्जा नहीं, कार्य नहीं। तो अभिक्रिया भी कराने के लिए तो ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा और समय दोनों चीजें जरूरत होती हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए। तो मैंने इधर के लिए टाइम बढ़ा दिया है। फिर मैंने एक लाइन ड्रॉ की है यहां पर। कोई पूछता है ये लाइन ड्रॉ की है, ये किसके लेवल को बताती है, एनर्जी के लेवल को। एनर्जी के लेवल को, यहां एनर्जी का लेवल है ई आर। कोई व्यक्ति समझेगा, कहेगा सर जी ई आर का मतलब क्या है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया में रिएक्टेंट से अभिक्रिया करते हुए क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का मतलब अभिकारक और प्रोडक्ट का मतलब है उत्पाद। तो रिएक्टेंट की एनर्जी को मैंने काहे से लिखा है, ई आर से, और प्रोडक्ट की एनर्जी को मैं काहे से लिखूंगा, ई पी से। तो प्रोडक्ट के एनर्जी का लेवल मैंने नीचे बना रखा है। तभी किसी व्यक्ति के दिमाग में ऐसी बात आ सकती है कि सर जी ऐसा क्या रीजन था, ऐसी क्या दुश्मनी थी कि रिएक्टेंट की एनर्जी को ज्यादा बनाया गया और प्रोडक्ट की एनर्जी को कैसा बनाया गया, कम बनाया गया। तो बेटा अधिकांश में से बात ये समझ लेनी चाहिए, रिएक्टेंट की एनर्जी इसलिए ज्यादा रखी गई कि रिएक्टेंट की एनर्जी त्याग कर प्रोडक्ट तो बना सकता है, लेकिन प्रोडक्ट एनर्जी त्याग कर रिएक्टेंट कभी। कहोगे सर जी एक किताब में मैंने ग्राफ देखा था, उसमें प्रोडक्ट ऊपर था, रिएक्टेंट नीचे था। तो बेटा ये उस अभिक्रिया के लिए था जो अभिक्रिया दोनों पदों में पूर्ण हो रही होगी, रिवर्सिबल होगी। और उस रिवर्सिबल अभिक्रियाओं के लिए ऐसा ग्राफ आपने शायद देखा होगा। लेकिन क्योंकि मैं एक ही डायरेक्शन में अभिक्रिया को दिखा रहा हूं, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, अर्थात अभिकारक के कणों की एनर्जी कैसी है, अधिक, और उत्पाद के कणों की एनर्जी कम है। इससे ये स्पष्ट होता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बन सकता है, लेकिन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बन सकता है। अब क्या होता है, ये प्रोडक्ट की एनर्जी है, कम है, ऊपर की ओर जाने पर एनर्जी बढ़ती थी, मैंने पहले ही कहा था। इसका मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी कैसी है, अधिक है। और बेटा एक एनर्जी का लेवल यहां भी है, इस एनर्जी के लेवल को वैसे तो थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, और थ्रेशोल्ड एनर्जी को बोलते हैं ई नॉट से भी लिखते हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी को हिंदी में कहते हैं देहली ऊर्जा। देहली ऊर्जा अभिक्रिया के लिए वो एनर्जी होती है, किसी भी अभिकारक अणु को अगर अभिक्रिया करना है तो अभिकारक अणु की एनर्जी को कहां पहुंचाना होगा, देहली ऊर्जा तक।
फिर क्या हुआ, अभिक्रिया को स्टार्ट कराया, अभिकारक के अणु आपस में क्या होने लगे, टकराने लगे। अच्छा, अब अभिकारक अणु जब भी आपस में टकराता है करता क्या, वो दो चीजों को चेंज करता है, अपनी डायरेक्शन को, एनर्जी को। जैसे क्या है, आपने वो कंचे वाला खेल खेला है, एक यहां पर रखा रहता था, दूसरा उठाते थे, उसको फेंक कर मारते थे, उसकी एनर्जी भी 0 थी, इस पे एनर्जी थी। आप जैसे फेंक के मारते थे, इसकी एनर्जी जैसे ये उस पे टकराता था, ये उसको एनर्जी देता था और उसकी एनर्जी क्या हो जाती थी, बढ़ जाती थी। सेम ऐसी चीज है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल भी जब आपस में टकराते होंगे तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे को क्या देते हैं, एनर्जी। तो जैसे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टकराए, एनर्जी मिली, और कुछ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एनर्जी मिल गई इतनी ज्यादा कि उनकी एनर्जी है बढ़ गई। अच्छा, कोई व्यक्ति हमसे पूछेगा कि सर जी सक्रियण ऊर्जा का नाम ही नहीं आया। बिल्कुल आएगा सक्रियण ऊर्जा का नाम। E_R से E_0 के बीच में जितनी भी एनर्जी का गैप है, यही कौन सी ऊर्जा है, सक्रियण। और जैसे ही अभिकारक अणु आपस में टकराए, अभिकारक अणुओं की एनर्जी बढ़ी और ऊर्जा बढ़नी कहां तक बढ़ी, देहली ऊर्जा तक। अर्थात कोई व्यक्ति हमसे पूछेगा सक्रियण ऊर्जा क्या है, तो मैं बताऊंगा ये है सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा को भैया मत भूलना, क्योंकि आर्टिकल सक्रियण ऊर्जा पर है। अभी सोचने वाली बात है, ये तो पासिंग मार्क पे आ गया, इसने 5 मिनट 40 सेकंड में वो रेस कंप्लीट कर ली। क्योंकि इसने कंप्लीट कर लिया, देहली ऊर्जा तक पहुंच गया बेटा, ये अब अभिक्रिया करके कंप्लीट करके क्या बना लेगा, उत्पाद। अच्छा, ये मालूम है कि उत्पाद पर लाइन पर क्यों खत्म किया ग्राफ को, क्योंकि रिएक्टेंट से स्टार्ट हुई थी अभिक्रिया और कहां पर खत्म हुई, प्रोडक्ट पर, तो मैंने प्रोडक्ट पर रख दिया। सोचने वाली बात है, अगर कोई अभिकारक अणु एनर्जी पाकर केवल यहां तक एनर्जी पा पाता, देहली ऊर्जा से कम ही रह जाती, क्या बोलते हो, अभिक्रिया कंप्लीट होती कि ना कंप्लीट होती, नहीं कंप्लीट होती। अच्छा, अगर अभिकारक अणुओं की ऊर्जा टकराकर इससे ऊपर निकल जाती थ्रेशोल्ड एनर्जी से, देहली ऊर्जा से, तो भी पास था, ज्यादा नंबर ले आया भैया, ये जितने नंबर की डिमांड थी उससे तो ज्यादा लेके आया, ये पास रहेगा भैया। अब एक सबसे कठिन चीज, उत्प्रेरक डाल देने पर क्या हुआ। तो उत्प्रेरक जैसे ही मैंने डाला, अभी सक्रियण ऊर्जा इतनी थी, नहीं थी, इसने इस सक्रियण ऊर्जा की वैल्यू को घटा दिया। और सक्रियण ऊर्जा की वैल्यू को घटा देने का मतलब है, सोचने वाली बात है, अगर इसने सक्रियण ऊर्जा की वैल्यू को घटा दिया है, अब अभिकारक अणुओं को वहां तक पहुंचने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब अभिकारक अणु केवल यहीं तक पहुंच जाएंगे, केवल यहां तक पहुंच जाएंगे, और उनकी अभिक्रिया में प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो जो ऊपर वाला ग्राफ था, ये उत्प्रेरक के डाले बिना खींचा गया ग्राफ था, और ये नीचे वाला जो ग्राफ था वो उत्प्रेरक को डाल देने के बाद खींचा वाला ग्राफ था। अब सोचने वाली बात क्या है, क्या बताओ बेटा, अभी इतने गैप में जो थी अभिक्रिया, पहले जो अणु क्या एनर्जी यहां तक पहुंचती थी, वे अभिक्रिया हिस्सा ही नहीं लेते थे। यहां तक पहुंची थी, हिस्सा नहीं लेते, यहां भी नहीं हिस्सा लेते थे, यहां भी हिस्सा नहीं लेते। हिस्सा कब लेते, जब इसको पार कर जाता था। अब तो एनर्जी कम ही से अभिक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। सोचने वाली बात है, कम एनर्जी में हिस्सा लेने का मतलब ज्यादा से ज्यादा अणु पास होने वाले हैं, क्योंकि अब मानक कैसा रखा गया है, निचले स्तर पर रखा है। ज्यादा से ज्यादा अणु अगर पास होते चले जाएंगे, इसका मतलब कम ऊर्जा वाले अणु भी अब अभिक्रिया में भाग लेने लगे हैं। अगर कम ऊर्जा वाले अणु अभिक्रिया में भाग लेने लगे, क्या बोलते हो कि अभिक्रिया का वेग बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए। क्यों, पहले अगर 50 अणु अभिक्रिया में भाग लेते थे, ऊर्जा की वैल्यू कम हो जाने पर अब 70 अणु अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, अर्थात अभिक्रिया का वेग क्या हो गया, बढ़ गया है। आप इसको समझाओगे कैसे, क्या बताओगे, उत्प्रेरक के डाले जाने पर अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। और जैसे अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा कम हुई, ज्यादा से ज्यादा अभिकारक अणु अभिक्रिया में भाग लेते हैं और अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। इसीलिए मैंने वहां सक्रियण ऊर्जा वाली बात छोड़ दी थी। मैंने कहा था कि एक काम कर लेंगे, सक्रियण ऊर्जा को तभी पढ़ लेंगे उसी समय पर। तो एक काम करेंगे, इस ग्राफ को भी बनाएंगे बेटा। अब मैं क्या बोलता हूं कि ये जो ग्राफ है, ये लिखेंगे उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में। और बेटा ये डैश डैश वाला जो ग्राफ है, उसको लिखेंगे उत्प्रेरक की उपस्थिति में। और बेटा इसको जल्दी से नोट करेंगे, फिर आगे देखते हैं। बेटा तो अगली हेडिंग पढ़ते हैं। वैसे उत्प्रेरक के लक्षण तो हम पढ़ चुके। अगली हेडिंग है उत्प्रेरक वर्धक। अब ये उत्प्रेरक वर्धक क्या होता है? उत्प्रेरक वर्धक भी एक प्रकार का पदार्थ है।
ये भी ध्यान रखना, उत्प्रेरक वर्धक कोई अभिक्रिया नहीं है, कोई घटना नहीं है। उत्प्रेरक वर्धक है एक प्रकार का पदार्थ जिसको हम कैटालिटिक प्रमोटर कहते हैं। वैसे प्रमोटर का अर्थ ही होता है आगे ले जाने वाला या क्षमता बढ़ाने वाला। क्या होता है, मैं क्या बोलता हूं, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को मैंने प्रारंभ कराया, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया की स्पीड कम थी या वेग धीमा था, वेग को बढ़ाने के लिए हमने रासायनिक अभिक्रिया पर क्या डाल दिया, उत्प्रेरक। अब उत्प्रेरक डालने के बाद भी हमको ऐसा लगता है कि अभी उत्प्रेरक अभी सही ढंग से, जो मैं चाहता हूं उतने अच्छे ढंग से वर्क नहीं कर पा रहा है, तो क्या करेंगे, हम एक ऐसा रासायनिक पदार्थ उस पर डालेंगे जो उत्प्रेरक की क्षमता को और भी क्या कर देगा, बढ़ा देगा। अच्छा, सोचने वाली बात, उत्प्रेरक अभिक्रिया की स्पीड को बढ़ा रहा था और वर्धक उत्प्रेरक की किसको बढ़ा रहा था, क्षमता को बढ़ा रहा था। अगर उत्प्रेरक अधिक क्षमतावान हो गया तो अभिक्रिया के वेग को भी तो अधिक कर देगा। तो मैं, हाँ, लेकिन इसमें से एक सोचने वाली बात है, कभी क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, क्या वर्धक रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है? कहोगे नहीं, वर्धक का रासायनिक अभिक्रिया के वेग से कोई भी लेना देना नहीं है। वर्धक का मात्र एक काम है, उत्प्रेरक की क्षमता को बढ़ाना। अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है, वर्धक का इससे कोई लेना देना नहीं। वर्धक का केवल और केवल एक वर्क है, वो उत्प्रेरक की क्षमता को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो मैंने लिखा है, वे रासायनिक पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में डाले गए उत्प्रेरक पदार्थ की क्षमता को या उसकी सक्रियता को, क्रियाशीलता को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक वर्धक। जैसे मैं एक रासायनिक अभिक्रिया के एग्जाम्पल को लिख के दिखाता हूं। मैंने हमेशा ये रासायनिक अभिक्रिया को प्राथमिकता दी है, क्यों, यही रासायनिक अभिक्रिया हमने रट के रखी है। Fe, लोहे का इस्तेमाल किया गया उत्प्रेरक के रूप में। हालांकि रिएक्शन रिवर्सिबल है, लेकिन अभी हम रिवर्सिबिलिटी को नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम उत्प्रेरक और वर्धक के कार्य को पढ़ रहे हैं। क्योंकि अभिक्रिया का वेग धीमा था, उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने के लिए हमने Fe नाम का उत्प्रेरक रखा, लेकिन Fe नाम के उत्प्रेरक ने अभिक्रिया की स्पीड को बढ़ाई तो, लेकिन हमें ऐसा लगा कि हम अभिक्रिया की स्पीड को और भी बढ़ा सकते थे। तो हमने क्या किया, हमने कहा अब उत्प्रेरक डाल के अभिक्रिया की स्पीड को जितना बढ़ाना था तो हमने बढ़ा लिया। अब एक ही काम किया जा सकता है कि हम उत्प्रेरक की क्षमता को क्या कर दें, बढ़ा दें। तो Fe क्या हो गया, उत्प्रेरक, इसका मतलब समझ जाओगे, उत्प्रेरक। और मैंने इसमें एक और पदार्थ डाल दिया, मोलिब्डेनम, इसको कहते हैं वर्धक। तभी सोचने वाली बात है, वर्धक गया और वर्धक ने रासायनिक अभिक्रिया की स्पीड को बढ़ा दिया, यह बात सही है कि गलत है, गलत है। वर्धक किसकी क्षमता को बढ़ा रहा है, उत्प्रेरक। अच्छा, मैं क्या बात सोचता हूं कि क्या वर्धक अभिक्रिया के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता होगा, नहीं, वर्धक किसके हिसाब से इस्तेमाल किया, उत्प्रेरक को देखते हुए। उत्प्रेरक के देखकर ही हम उसके हिसाब से सुटेबल वर्धक का प्रयोग करते हैं। अभी बात आ जाती है कभी कभी कि क्या सर जी कोई एक ऐसी विधि बता देते या कोई कारण हमको बता देते जिससे हम ये तो समझ जाते हैं कि वर्धक आखिर क्या ऐसा काम कर देता है कि उत्प्रेरक अच्छे ढंग से वर्क करने लगता है। भाई आखिर क्या ऐसी चीज है जिससे वर्धक ने उत्प्रेरक की क्षमता को कैसे बढ़ाया। तो बेटा इसके लिए दो मान्यताएं हैं, अर्थात हम दो ऐसे गुण इसको जानते हैं जिनके थ्रू हम इसको बता सकते हैं कि वर्धक ने क्या किया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया में से पड़े उत्प्रेरक की क्षमता को उसने बढ़ा दिया। देखो पहली चीज मैं यहां बताता हूं, समझने वाली बात है। बेटा मैंने यहां एक अभिक्रिया ली, अभिक्रिया में मैंने उत्प्रेरक पदार्थ को यूज किया, ये बेटा उत्प्रेरक पदार्थ है। अब उत्प्रेरक पदार्थ था, ये कार्य कर रहा था और कार्य करने पर अभिक्रिया की स्पीड को बढ़ा भी रहा था। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही मैंने बेटा इस पे वर्धक को मिलाया, वर्धक क्या करता है, उत्प्रेरक के बीच इन रिक्त स्थानों पर वर्धक अपने स्थान को ग्रहण कर लेता है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं अंतराकाशीय रिक्त स्थान में वर्धक ने अपना स्थान क्या कर लिया, बना लिया। अगर वर्धक इन अंतराकाशीय रिक्त स्थानों पर अपना स्थान बनाता है तो होता क्या है, वर्धक के पार्टिकल एक दूसरे के बीच में आ गए, इसके उत्प्रेरक के कणों के बीच में। तो वर्धक के पार्टिकल जब उत्प्रेरक के कणों के बीच में आ गए तो बेटा उत्प्रेरक की दशा क्या हुई कि उत्प्रेरक के पार्टिकल एक दूसरे से कैसे होने लगे, दूर।
वर्धक ने उत्प्रेरक के कणों के बीच में आकर उत्प्रेरक के कणों के बीच की दूरी क्या कर दी, बढ़ा दी। अभी ध्यान देने वाली बात है, अगर मैं इस पार्टिकल को देखता तो सरफेस का ये वाला भाग ढका था, ये वाला भाग भी ढका था, ये वाला भाग भी क्या था, ढका था, अर्थात सरफेस एरिया कम दिख रहा था। जैसे वर्धक का पार्टिकल बीच में स्थान बनाया, उसने उत्प्रेरक के कणों को दूर दूर कर दिया। अब दूर दूर करने से बेटा उत्प्रेरक के कणों का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, बढ़ गया। और आप जानते हैं जब भी कभी किसी ठोस पदार्थ के पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाती है, उसकी क्षमता भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ऐसा अधिशोषण के सिद्धांत में आपने पढ़ा था। तो पहली बात कैसा मानते हैं वैज्ञानिक कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक के हिसाब से वर्धक को मिलाया जाए तो वर्धक उत्प्रेरक के कणों के बीच की दूरी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, जिससे पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आ जाती है, वृद्धि हो जाती है और अभिक्रिया करने का वेग और उत्प्रेरक की क्षमता बढ़ जाती है। तो इस बात को लिखेंगे भी हम लोग, क्या लिखेंगे, वर्धक उत्प्रेरक के कणों, उत्प्रेरक के कणों के मध्य स्थान ग्रहण कर उत्प्रेरक के कणों के बीच की दूरी बढ़ा देता है। उत्प्रेरक के कणों के बीच की दूरी बढ़ा देता है, की दूरी बढ़ा देता है। अतः उत्प्रेरक के पृष्ठीय क्षेत्रफल, उत्प्रेरक के पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि होने के कारण उत्प्रेरक की क्षमता बढ़ जाती है। उत्प्रेरक की क्षमता बढ़ जाती है। अच्छा, एक तो पहली बात तो हम ऐसे मानते हैं। अभी बात आएगी सर जी और भी कोई तरीका है जिससे उत्प्रेरक की क्षमता बढ़ाने को समझा जा सकता है। तो एक मान्यता और है इसी संबंध में, देखो कैसे मानते हैं उसको। बेटा मैंने क्या कर रखा है, मैंने उत्प्रेरक को बना रखा है। ये उत्प्रेरक है, ये जो ओ जैसा आपको दिख रहा है ये सब क्या है, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक के सभी पार्टिकल एक दूसरे के साथ बॉन्ड के थ्रू क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। लेकिन उत्प्रेरक पे क्या होता है, कहीं कहीं पर मुक्त संयोजकताएं भी होती हैं। अभी ध्यान देने वाली बात है, कोई कहेगा सर जी उत्प्रेरक की बंद संयोजकताएं कौन सी हैं, जो उत्प्रेरक से उत्प्रेरक के बीच जुड़ी हैं, बंद संयोजकताएं हैं। ओ से ओ के बीच जुड़ी है, कैसी संयोजकता है, बंद संयोजकता। लेकिन क्योंकि एक संयोजकता उत्प्रेरक की देखो यहां खुली पड़ी है, इसको कहते हैं मुक्त संयोजकता, फ्री वैलेंसी इसको बोलते हैं। अभी ध्यान देने वाली बात है, उत्प्रेरक के इसी क्षेत्र को कहते हैं सक्रिय केंद्र। जितनी अधिक मुक्त संयोजकताएं उत्प्रेरक का उतना ही अच्छा वर्क है। उत्प्रेरक वर्क कैसे करता है मैं आपको बताता हूं। जैसे इस अभिक्रिया में क्या करता होगा, उत्प्रेरक पहले नाइट्रोजन को जोड़ता होगा, बगल वाला किसको जोड़ता होगा, हाइड्रोजन को। पहले उत्प्रेरक एक तरफ नाइट्रोजन को अपनी मुक्त संयोजकता के साथ जोड़ता होगा, एक तरफ हाइड्रोजन को अपनी मुक्त संयोजकता के साथ जोड़ता होगा। फिर बाद में का क्या काम है, जब नाइट्रोजन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, उत्प्रेरक कुछ देर बाद अपने बॉन्ड इन दोनों से अलग कर लेगा। अब सोचो अगर इन दोनों से उत्प्रेरक ने अपने बॉन्ड अलग कर लिए हैं तो इसके पी पास बॉन्ड की कमी हो गई, इसके पी पास बॉन्ड की कमी हो गई। अब जब दोनों के पास बॉन्ड की कमी हो गई तो अब ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेंगे, और जैसे एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाए इसका अर्थ है कि कौन सी गैस बन गई, अमोनिया। क्योंकि अमोनिया तो तभी बनती है जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बनता है।
इसका मतलब क्या है कि एक बार अभिकारक अणु उत्प्रेरक की मुक्त संयोजकता के साथ जुड़ते जरूर हैं आके। अब उत्प्रेरक काम करता रहा, लेकिन आपको संतुष्टि नहीं, आपको लगा कि हम उत्प्रेरक की क्षमता और बढ़ा सकते थे। आपने क्या डाल दिया? वर्धक। क्योंकि वर्धक को बेटा प्रमोटर बोलते हैं। हम वर्धक को काहे से लिख लें? पी से। तो हमने वर्धक को कहां लिख दिया? पी से। यहां पी चिपक गया। अब कहोगे सर सब जगह पी चिपक गया, कहीं कहीं बना के दिखा देते हैं कि जैसे यहां पर पी चिपक गया प्रमोटर, या मैंने एक जगह केवल बना रखा है पी। तो प्रमोटर करता क्या है? प्रमोटर का काम है ये उत्प्रेरक के अणु के साथ या परमाणु के साथ अपने बॉन्ड को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। इसका मतलब प्रमोटर और उत्प्रेरक के बीच का बॉन्ड कैसा हो गया? बहुत स्ट्रॉन्ग। एक चीज बताते हैं, देखो बेटा अभी ये उत्प्रेरक कितने बॉन्ड से मुक्त संयोजकता रखता है? एक। ठीक है, प्रमोटर यहां से जुड़ गया। अब प्रमोटर ने उत्प्रेरक के साथ एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने के बाद प्रमोटर ने उत्प्रेरक को यहां से उखाड़ लिया, और उखाड़ के यहां से लेके अलग चला गया। सोचो प्रमोटर यहां से उत्प्रेरक को उखाड़ करके लेके चला गया, ध्यान देखने वाली बात है। अब मुक्त संयोजकताएं कितनी हो गई? 1 2 3। अर्थात प्रमोटर आया, उत्प्रेरक की सतह पर पहुंचा, उत्प्रेरक की सतह की मुक्त संयोजकता से जुड़ा, इसके बाद उसके बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग किया, और एट लास्ट वो क्या किया? उसने उत्प्रेरक के उस भाग को उखाड़ करके उत्प्रेरक से क्या कर दिया? अलग। अच्छा, अलग कर देने पर आप एक ऐसे भी सोच सकते थे क्या? कहोगे सर ये मुक्त संयोजकताएं बढ़ गई। और दूसरा ये भी सोचो कि अगर यहां से उत्प्रेरक उखाड़ के ले गया तो बेटा यहां पर एक गड्ढा बन गया कि नहीं बन गया? दरार ना, या खाली हिस्सा बन गया। और आपने लिख रखा था कि जहां दरार या खाली हिस्सा बन जाता है, उभार वाला हिस्सा होता है, वहां उत्प्रेरक की क्षमता कैसी हो जाती है? बढ़ जाती। तो दरार या खाली हिस्सा या उभार बन गया कि नहीं बन गया? तो उत्प्रेरक की क्षमता क्या हो गई? बढ़ गई। या दूसरे शब्दों में आप बोल सकते थे वो मुक्त संयोजकता वाली बात। मुक्त संयोजकता के कारण उत्प्रेरक की क्षमता क्या हो गई? बढ़ गई। पहले एक मुक्त संयोजकता थी, अब उसी स्थान पर 3 मुक्त संयोजकताएं हैं। तो एक काम कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं जल्दी से। नहीं लिख लेते हैं? क्या कहते हैं? वर्धक उत्प्रेरक की मुक्त संयोजकता के साथ जुड़ता है, मुक्त संयोजकता के साथ जुड़ता है, और उत्प्रेरक के परमाणु या अणु को उसके स्थान से उखाड़कर अलग कर देता है। अलग कर देता है, अलग कर देता है, जिससे मुक्त संयोजकताओं की संख्या बढ़ जाती है, जिससे मुक्त संयोजकताओं की संख्या बढ़ जाती है। अतः उत्प्रेरक की क्षमता में भी वृद्धि हो जाती है, क्षमता में भी वृद्धि हो जाती है। तो बेटा इस प्रकार से वर्धक वर्ग करता है। आप दोनों नियम याद रखोगे, जब भी आपसे पूछेगा आप इनमें से एक नियम बता करके आओगे, हो सकेगा दोनों नियम इस पर याद रखोगे। तो बाकी की पढ़ाई के लिए उत्प्रेरक भी सभी रह जाता है, इसको पढ़ेंगे फिर कल।